मार्केट आपको इस तरीके से लगवाता है कि आपको लगता है कि मेरे को सब कुछ आ गया, बट अगर आप कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से पकड़ते हैं और इसके लॉजिक के ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। तो आपके हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करके पीपल कैन मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग? बिल्कुल। सो विच इज़ द बेस्ट पैटर्न जिस पे बनाया जा सकता है पैसा? देखिए 16 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक में, जैसे क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करोगे जो कि आसान हो समझने में और जिसमें वाकई में पैसा बने? स्ट्रेटजी के ऊपर बात करना चाहूँ तो स्ट्रेटजी एक बारी भी नहीं आती, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं और कोई पैटर्न और कोई कैंडलस्टिक जो कि बहुत अच्छी वर्क करती हो? देखिए वैसे मैं हर कैंडलस्टिक पे काम करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, अलग साइकोलॉजी है। हैमर जो लोग क्रिप्टो करते हैं उनको भी चार्ट ऐसे ही देखते हैं? चाहे क्रिप्टो करिए चाहे फॉरेक्स करिए, कुछ भी करिए, चार्ट सेम काम करता है। जो चार्ट होता है वो यूनिवर्सल होता है। दोस्तों, मेरी इंस्टा स्टोरी पे मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है वो मेरे से क्वेश्चन पूछिए और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जवाब दूं। और दोस्तों, इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनकी बात करते हैं। पहला सवाल जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है दोस्तों, वो ये है कि FIIs क्यों बेच रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये बात सच है कि FII बेच रहे हैं और इस बार अक्टूबर नवंबर के महीने में उन्होंने करीब 1.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया है। अगर इतनी सेलिंग कभी आज से पहले आई हुई होती दोस्तों, हमारी मार्केट ऑलमोस्ट 20-30% गिर जाती। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि इस वक्त हमारा अपना वॉल्यूम, DIIs का वॉल्यूम, म्यूचुअल फंड का जो सिप आ रही है उसका वॉल्यूम इतना है कि हमारी मार्केट टॉप से कुल 6% गिरी है। और दोस्तों, ये क्यों हुआ है? क्योंकि म्यूचुअल फंड और रिटेल ने पूरा सेलिंग प्रेशर, यानी 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग पूरी रिटेल ने और म्यूचुअल फंड्स ने एब्जॉर्व कर ली है। दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डोमेस्टिक मार्केट। और दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए, क्योंकि आप सोचिए 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग के बावजूद भी हमारा मार्केट कुल 5 से 6% या 7 से 8% गिरा है, तो कितना स्कोप है हमारी मार्केट में ऊपर जाने का। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डिज़ाइन करिए। दूसरा, एक बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि परफेक्ट स्टॉक कैसे ढूंढें। परफेक्ट स्टॉक या स्ट्रैटेजी ढूंढना एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टॉक परफेक्ट हो सकता है अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, मैनेजमेंट अच्छी हो, प्रोडक्ट लाइन अच्छी हो, तो कोई भी कंपनी अच्छी हो सकती है, स्टॉक परफेक्ट हो सकता है। और दोस्तों, इस काम को और आसान बना देता है रिसर्च 360 ऐप का MO एडवाइस फीचर, जिसमें कि आप सारा काम क्षण भर में कर सकते हैं। और इस फीचर से दोस्तों आप 270 से भी ज़्यादा स्टॉक्स की रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें कि डिटेल एनालिसिस और की इनसाइट्स भी होते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि स्टॉक की वैल्यूएशन सही है या नहीं और क्या मार्केट कंडीशन फेवरेबल है। और साथ ही दोस्तों, MO एडवाइस फीचर आपको पर्सनल रिकमेंडेशन और एडवाइजरी भी एडवाइस करते हैं, जो कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना ऐसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न दे सकते हैं। और दोस्तों, एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो ये है कि US इलेक्शन और डोनाल्ड ट्रंप की जीत का इंडियन मार्केट पे क्या असर होएगा। तो दोस्तों, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ वेरी डिसाइसिव प्रेसिडेंट। हिज डिसीजंस आर गोइंग टू टेक अ मैसिव चेंजेस इन स्टॉक मार्केट अराउंड द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा तो दोस्तों IT कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म में वो कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। डिफेंस, एनर्जी और फार्मास्यूटिकल्स को भी बेनिफिट हो सकता है, जो कि बायलैटरल ट्रेड पार्टनरशिप से होगा। और फिर मैं यही कहूँगा कि स्पेसिफिक रिसर्च के लिए आप लोग रिसर्च 360 ऐप में जाके, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, वहाँ देख सकते हैं। रिसर्च 360 ऐप पर इन सभी एस्पेक्ट्स के लिए डिटेल रिपोर्ट और एक्सपर्ट इंसाइट्स मिलते हैं। अगर आपके पास भी क्वेश्चन है तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और मैं फिर आके आप लोगों को जवाब दूंगा। और अगर आप लोग दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सीरियस हैं तो रिसर्च 360 ऐप को एक बार ज़रूर चेक करें। और आज ही दोस्तों अपना सब्सक्रिप्शन लें। और दोस्तों, यदि आप दीपक 20 कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से सीधा सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता। ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता सर, ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट आए हैं वो इतने खास हैं और इतने स्पेशल हैं, इतने लर्नेड हैं कि वो ऑप्शन बाइंग से ही पैसा बनाते हैं। उन्होंने कई बार अपनी लाइफ में 50,000 के कई लाख बनाए हैं, 5 लाख के कई ज़्यादा लाख बनाए हैं।
वो शायद कंफर्टेबल नहीं है डिस्क्लोज करने में, लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि 5x 10x 15x वो कई दफ़ा अपने पैसे को कर चुके हैं। दिखते वो छैले नौजवान हैं। मुझे जब पहली बार मिले मुझे लगा कुछ 25-26 साल के होंगे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि सर 17 साल का तो मेरा तजुर्बा है, तो आई वॉज शॉक टू सी सच अ फिट पर्सन। 38 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने कई लोगों को ट्रेन किया है, कई लोगों को सिखाया है, सेबी रजिस्टर्ड भी हैं और अपनी फील्ड में एक माहिर इंसान हैं। बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है इनको और अपनी फील्ड में मैं कहूँगा मास्टर हैं। तो आइए दोस्तों, आज स्वागत करते हैं उमेश शर्मा जी का। वेलकम उमेश, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। वेलकम उमेश जी। और कैसा लग रहा है आपको हमारे पास आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था उमेश तुम हाँ। 17 साल मेहनत करने के बाद हमारे शो में नहीं, आओगे? कभी सोचा नहीं था मैंने और बड़ा मोटिवेटेड सा फील कर रहा हूँ आपके सामने चलो। बैठ के। एक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। वेरी नाइस। तो उमेश जी, जैसे दीपक जी ने बोला कि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं हुँ, हुँ। बेसिकली। तो आपका जो है, आपने कैसे आप ऑप्शंस की तरफ मूव करे? क्योंकि जनरली लोग पहले इन्वेस्टिंग करते हैं और फिर ऑप्शंस पर आते हैं, या आप शुरू से ही ऑप्शंस की तरफ इंक्लाइन रहे? थोड़ा मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग कैसे करी। 2008 में मैं स्टॉक मार्केट में आया था और पहले मैं एज़ अ डीलर जॉब कर रहा था। डीलर के बारे लेकिन बगैर हम इसे आगे करें, में आज इस पॉडकास्ट में स्ट्रेटजी बताने वाले हो ना, बिल्कुल सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और तो दोस्तों देखते रहिए, इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, स्ट्रेटजी रिवील करवाऊंगा इनसे। और ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि अगर इस वीडियो को अच्छे व्यूज़ आ गए, 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए, अच्छे कमेंट आए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए और इस पूरे पॉडकास्ट को देखिए। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आया तो उमेश भाई सेबी रजिस्टर्ड हैं, इनको बुलाएंगे, स्क्रीन पे बिठाएंगे, लाइव ट्रेडिंग आप लोगों के सामने करवाएंगे और आप लोग देखेंगे कि इनका सेटअप कैसा है। ठीक कह रहा हूँ उमेश भाई? बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़िए। जैसे कि मुझे कुछ 16 इयर्स हो चुके हैं मार्केट में, 16 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं अब। तो स्टार्टिंग जो मैंने करी थी एज़ अ डीलर से करी थी। डीलर के बारे में बताना चाहूँगा, होता क्या है, जो क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेड करते हैं। क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेड बेसिकली करते हैं। ऑपरेटर जो ऑपरेटर होते टाइप हैं, होते जो हैं, हाँ जी। ब्रोकर के यहाँ बैठ के लड़के ट्रेड करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको हाँ हम जी। डीलर बोलते डीलर हैं। बोलते हैं। तो एज़ अ करियर मैंने एज़ अ डीलर से स्टार्ट करा था। फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के मैंने कोर्सेज़ करे थे, इसलिए क्योंकि जब ब्रोकर अपनी तरफ से कॉल्स देता था तो क्लाइंट्स को काफ़ी नुकसान होते थे। अब क्लाइंट को नुकसान होगा तो फिर वो ब्रोकरेज नहीं देगा, जिससे हमारी सैलरी थोड़ी कम आती थी। मतलब मैं बहुत डेप्थ में आपको बता रहा हूँ। तो हमारे भी कुछ टारगेट्स वगैरह होते थे। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं खुद ही सीख लेता हूँ। तो 2009 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। 2008 में मैं डीलर की जॉब करता था। 2009 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा और 2010 में मुझे एज़ अ एनालिस्ट की जॉब मिल गई थी। 2011 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा और जब 11 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा तो होता क्या है कि जब आप पढ़ाते हैं तो आप खुद भी पढ़ते हैं। एक तो होता है कि ठीक है, आपने टेक्निक चार्ट्स वगैरह को रीड करा, अपने हिसाब से ट्रेड कर दिया, क्योंकि उसमें आपके इमोशंस होते हैं। उस वक्त पे मेरे पास ट्रेड करने के पैसे नहीं थे, क्योंकि उस टाइम मैं सीखा जो था वो लोगों के पैसों से सीखा था। अब मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, उनको बोलता था कि आज से टेक्निकल मैं आपको मैं अब आपको मैं कॉल्स दूंगा या फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब हुआ होता क्या था कि क्लाइंट्स आते थे, उनके पास पैसा होता था, तो उस टाइम हम कमोडिटी मार्केट्स में या फिर इक्विटी मार्केट में लोगों को बताते थे। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मैंने सीखा टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस होता पहले क्लासेस ही नहीं होती थी। 2010 की मैं बात करूंगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं थे, कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कुछ ही नहीं था। तो कहीं पे जाके मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। उन्होंने उस टाइम क्या सिखाया कि भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये इंडिकेटर है, इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, इसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ा आसान है। एक दो कॉल गलती से मेरी तुक्के में चल भी गई। तो मैंने सोचा कि जैसे अपुन ही भगवान है, अब मेरे को सब कुछ आ गया। अब जैसे मैंने क्लाइंटों का काम कराना बस स्टार्ट किया तो लोगों को नुकसान होने लगा बाद में। वो क्यों होने लगा, क्या चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक एनालिसिस कर रहा था उस वक्त पे, क्योंकि चलती वही थी और लोगों को और कुछ आता नहीं था। उस टाइम तो आपने तो फिर भी सीखा, लोगों को तो एबीसी भी नहीं पता होती थी। बिल्कुल नहीं होती थी। फिर उसके बाद जब लॉसेस होने स्टार्ट करे, फिर मैं दूसरी जगह जाके क्लासेस ली मैंने, फिर मैंने तीसरी जगह जाके क्लासेस ली। फिर उसके बाद मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होता है ना कि पहले क्या होता था, बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर देते थे। तो मेरे अगर मैं बोलूँ कि भैया अगर स्विमिंग सीखनी है तो कैसे सीखोगे, स्विमिंग सीखनी है तो पूल में उतरना पड़ेगा ना, किताबें पढ़ के तो कभी स्विमिंग सीख नहीं सकते। तो मैं थोड़ा सा और डेप्थ में गया, तो उस वक्त पे मैंने कैंडल स्टिक पे काम करना स्टार्ट किया
और तब से मैं कैंडल स्टिक कर रहा हूँ और आज के टाइम में कैंडल स्टिक की जो एक्यूरेसी है, अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो 70 से 80% की एक्यूरेसी मुझे कैंडल स्टिक पे मिल जाती है। तो आपके हिसाब से कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो करके पीपल कैन मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग? बिल्कुल। सो व्हिच इज़ द बेस्ट पैटर्न जिस पे बनाया जा सकता है पैसा? देखिए 16 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं कैंडल स्टिक में, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, बीरिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्राउड कवर, इसके साथ साथ हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और टीजर टॉप, टीजर बॉटम। ये कुछ तरीके कैंडल्स हैं। अब बेसिकली क्या होता है ना कि लोग गलती क्या करते हैं कैंडल स्टिक में, वो ये करते हैं कि वो सीधा सीधा क्या करते हैं कि जो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा होता है कि भाई नीचे हैमर मिलेगा, उसके ऊपर बाय कर लेना। बट हैमर बनता क्यों है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, वो लोगों को नहीं पता होती है। कौन से ट्रेंड में बनेगा, ये नहीं पता होना चाहिए। जो हैमर का इंडिविजुअली हैमर का क्या लॉजिक होना चाहिए, वो लोगों को नहीं पता। बाइंग किस जगह पे करनी है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ये 16 टाइप्स ऑफ लॉजिक्स होते हैं, कुछ 12 टू 13 लॉजिक्स होते हैं। अगर आप यूज करते हैं किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो आपको 1:2 के टारगेट्स मिल जाते हैं। हैमर तो वही होती है ना, विक जब प्रेशर ऑफ बाइंग अगर गिरता आ रहा है और नीचे हैमर विक बन गई, तो उसमें बाइंग प्रेशर दिखता है, या अगर गिर रहा है मतलब बढ़ रहा है और ऊपर बन गई तो सेलिंग प्रेशर दिखता है। रीजन क्या है ना, आपको चार्ट्स में बहुत सारे हैमर देखने को मिलेंगे, बट हर हैमर काम नहीं करता। कुछ पर्टिकुलर हैमर काम करते हैं, और वो पर्टिकुलर हैमर जो काम करते हैं उनकी एक्यूरेसी 70 to जो 80% है। रिवर्सल हैमर मतलब जनरली जो होते हैं। रिवर्सल हैमर है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हैमर देखते हैं कि हैमर बन गया। हैमर एक हथौड़ी की तरह होता है कि हथौड़ा बन गया, अब मैं बाइंग कर लूंगा। बट ज्यादातर केसेस में फेल होने लगे थे। क्यों? क्योंकि लोग ना उसमें लॉजिक्स यूज नहीं कर रहे थे। अब ये लॉजिक जो है मेरे को किसी ने सिखाया ही नहीं है, ये करते 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 आया है। जब आपको किसी चीज से प्यार होता है ना, तो आप खुद क्रिएटिव होते हो। जब मेरे उस वक्त पे स्टॉप लॉस करते थे, तो मैं शाम को रात को सोचता था क्या हुआ, छत पे घूमता रहता था, क्योंकि भाई लॉस हो रहा है, क्या रीजन है उसको समझने के लिए। जब मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करी, और मैं जैसे बताया कि मैं पढ़ा भी रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें ना आपको पता चली कि ये अगर मैं इस तरीके से काम करूंगा, इन लॉजिक्स के ऊपर काम करूंगा और एक फॉर्मूला सेट करूंगा अपने ऊपर, तो वहां पे ना जो आपकी एक्यूरेसी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो उमेश जी फिर हैमर की क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए? एक तो जब एक चीज़ डाउन ट्रेंड में है और बॉटम पे हैमर बना, तो उस हैमर का हाई कटे तो बाय करना है, या आप उस पे कैसे ट्रेड लेते हैं? रेड कलर का हैमर होना चाहिए वहाँ पे, ग्रीन कलर का होना चाहिए, क्या कलर भी मैटर करता है? यहाँ पे पहले बताना चाहूँगा कि डाउन ट्रेंड होता क्या है। कई बार क्या होता है कि बाज़ार 2 दिन 1 दिन गिरा, हम सोचते हैं वो डाउन ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड नहीं है। डाउन ट्रेंड को समझना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड होता क्या है। सबसे पहले डाउन ट्रेंड वो होता है कि सबसे पहले मैं डाउन ट्रेंड में टॉप टू बॉटम 20 कैंडल्स फाइंड करता हूँ। चाहे आप कौन से टाइम फ्रेम पे करें, आप 15 मिनट पे करें, आप 5 मिनट पे करें, आप डेली चार्ट पे करें, बट वहाँ पे 20 कैंडल्स होनी चाहिए। दूसरा डाउन ट्रेंड का रीज़न क्या होता है कि अगर बाज़ार गिरता हुआ जा रहा है, इसका मतलब है कि रिटेल वहाँ पे बाय कर रहा है और स्मार्ट आदमी वहाँ पे सेल कर रहा है। ये लॉजिक्स पहले पता होने चाहिए लोगों को। अब जब हैमर बनता है, तो हैमर बुलिश और बियरिश कुछ भी हो सकता है। बुक में क्या लिखा हुआ है कि हैमर शुड बी बुलिश, हैमर के ऊपर बाय कर लेना, ऐसा नहीं होता। हैमर जो होता है वो बेरिश या बुलिश हो सकता है। रीजन उसका क्या होता है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एग्जांपल के तौर पे 200 रुपीज पे एक स्टॉक की ओपनिंग हुई, 200 से वो चला गया 195 के आसपास। अब वो गिरता हुआ जा रहा था 250 से। अब जब 250 पे वो स्टॉक चल रहा था, तो सबको लगा कि यहाँ से बाइंग आएगी। कई बार एनालिस्ट वगैरह बोलते हैं, टीवी पे या सब कुछ बोलते हैं, भाई 250 पे खड़ा हुआ है, यहाँ से 300 तक जाएगा। अब वो गिर गिर के वो कितना आ गया, 200 रुपए के आसपास आ गया। अब 200 रुपए के आसपास आ गया, जिसने वहां पे बाइंग करी है 250 के टारगेट से, उसको लॉस हो रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ 200 के आसपास और एकदम से आया 195। अब जब 195 आया, तो लोगों को लगा कि भाई 200 का एक सपोर्ट था, वो ब्रेक हो गया, अब यहाँ से 150 आएगा। तो सबसे पहले निकल के कौन बाहर होगा, जो लॉस अपना राइड कर रहा है, जिसने ऊपर से खरीदा हुआ है। अब 200 पे ओपन हुआ, ओपनिंग प्राइस 195 आया, लोगों ने अपना लॉस कवर करा। जैसे ही लोगों ने लॉस कवर करा, तो वहां पे लोगों ने बाइंग की पोजीशन सेल में कन्वर्ट करी, और वहां पे सेल से बाय कौन करेगा, वो आदमी जो ऊपर से शॉर्ट सेलिंग करता हुआ जा रहा है। उसने बाइंग करा, और जैसे ही प्राइस ऊपर गया, तो उसने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोजिंग कर दी, तो वो हैमर बन गया। मतलब एकदम से बाइंग प्रेशर आ गया। बाइंग प्रेशर आए पर्टिकुलर टाइम पे। दोस्तों, ये उमेश भाई जो कहना चाह रहे हैं कि मतलब बाजार गिरता 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 आ रहा है, एकदम से नीचे आया, और वो जो आप देखते हैं एकदम से प्रेशर आता है, वो कैंडल लो बनाता है और एकदम से ऊपर आ जाती है, और उसमें विक जो दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड हैमर। कुछ लोग डोजी भी कहते हैं उसे। और जब ये रिवर्सल पे होती है, तो ये बहुत अच्छा आगे टारगेट देती है। आप लोग अगर डेली या 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, तो बड़े आराम से क्लैरिटी के साथ दिखती है। एंड प्राइस एक्शन में इट होल्ड्स अ वेरी मेजर रोल, कि भाई यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद बहुत अच्छी है, और उसके लो से अगर आप लोग ऐसे लेके बैठेंगे, तो आप अच्छा ट्रेड एक निकाल सकते हैं।
बट इसके पीछे एक और लॉजिक है, वो ये है कि अगर हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है वो बुलिश होनी चाहिए, तो हाँ बुलिश के बाद अगर बाय करेंगे तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होंगे, उस ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बुक में लिखा हुआ है कि हैमर के बाद ही आप बाय कर लेना, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे तो बैक टेस्ट में ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे मल्टीपल हैमर्स देखने को मिलेंगे, बट उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने बाय करा हैमर के ऊपर और वहीं से वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने स्टार्ट हो गए। अब लोगों के साथ ये क्या प्रॉब्लम है कि अगर मान लो कोई कैंडलस्टिक पे काम करता है और कैंडलस्टिक में उनके 2 एसएल कट जाते हैं, तो वो ये कहते हैं भाई ये है बेकार। उसको सीखने की कोशिश नहीं करते, भाई ऐसा नहीं है, इसके कुछ लॉजिक्स भी होते हैं। तो 2 एसएल कटने के बाद वो क्या हमने अब वो कैंडलस्टिक को ही बेकार बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप किसी भी एनालिस्ट को देखेंगे या कोई टीवी पे आ रहा है या कोई भी है, तो कैंडलस्टिक की बातें ना बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा बात होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, सबसे ज़्यादा बात होगी इंडिकेटर्स की, सबसे ज़्यादा बात होगी कि भाई सुपर ट्रेंड के ऊपर काम कर लो। ये बहुत सारी चीज़ें लोग यूज़ कर रहे हैं, बट जो बेसिक प्राइस एक्शन है वो कैंडलस्टिक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि गुजराती में कहावत है भाव भगवान छे, भाव ही भगवान है। बट भाव की अगर आप स्टडी नहीं कर रहे, तो क्योंकि फायदा नहीं है। क्योंकि प्राइस है क्या, प्राइस को कन्वर्ट किया गया कैंडलस्टिक में। अगर आप कैंडलस्टिक को ठीक से नहीं समझ पा रहे तो भाव को ठीक से नहीं समझ पाओगे। और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो भाव की स्टडी है, प्राइस की स्टडी है। तो आपके अकॉर्डिंग हैमर जो है दैट मेक्स अ गुड ट्रेड। तो उसमें जैसे आपने बताया वो 20 कैंडल्स के बाद अगर बनता है तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। हम्म। तो कितने कैंडल्स पे हमें निकल जाना चाहिए? बेसिकली क्या होता है इसमें, जो टारगेट सेट किया जाता है वो 1:2 के आसपास किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे हमने 200 पे लिया, 195 का आपका स्टॉप लॉस है, तो 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। तो आप 1:2 करते हैं तो टारगेट आपका 210 के आसपास का हो सकता है। बट फिर भी टारगेट पत्थर की लकीर नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं, टारगेट के आसपास का जो एरिया है वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके। और कोई पैटर्न और कोई कैंडलस्टिक जो कि बहुत अच्छी वर्क करती हो? देखिए वैसे मैं हर कैंडलस्टिक पे काम करता हूँ। बुलिश एंगल्फिंग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बुलिश एंगल्फिंग की अलग साइकोलॉजी है, हैमर की अलग साइकोलॉजी है, डोजी की अलग साइकोलॉजी है, इन्वर्टेड हैमर की अलग साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि हमारा जो काम करने का तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हैंगिंग मैन की बात करता हूँ। हैंगिंग मैन थोड़े से कम आइडेंटिफाई होते हैं चार्ट पे। हम अभी टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे इसके बाद। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टॉक है, लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और वो 200 के आसपास वो चल रहा है। 190 से चलता गया, 200 के आसपास चला गया, 200 के आसपास गया, एकदम से 190 आ गया। तो लोगों को लगा कि भैया अब ये यहाँ से गिर सकता है, और उसने क्लोजिंग 200 पे कर दी। तो लोगों के दिमाग में होगा कि ये आया तो नीचे था बट इसने क्लोजिंग ऊपर की, इट मीन्स कि कल ये गैप अप खुलेगा। वो हैंगिंग मैन पैटर्न होता है। बट अगर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बने बीरिश और उसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो वहां वो एक बड़े रिवर्सल का साइन होता है। हमें क्या लगता है, क्योंकि लगना लगना कुछ नहीं होता, मार्केट आपको लगवाता है। मार्केट आपको इस तरीके से लगवाता है कि आपको लगता है कि मेरे को सब कुछ आ गया। बट अगर आप कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से पकड़ते हैं और इसके लॉजिक के ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। और कैंडलस्टिक जो है वो रिवर्सल के लिए भी बना हुआ है। तो आपने हैंगिंग मैन और हैमर पर ये कहा कि हैमर के बाद अगर एक बुलिश कैंडल बन रही है, मैं इसको वो कर रही हूँ, समराइज कर रही हूँ, बुलिश कैंडल बन रही है तो उसके बाद ही ट्रेड लेने में एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल। अदर वे अराउंड हैंगिंग मैन बना हुआ है, उसके बाद अगर बियरिश कैंडल बन रही है तो उसके नीचे ट्रेड लेने में बिल्कुल। यू विल मेक अ गुड प्रॉफिट, करेक्ट? राइट, एम आई राइट? राइट। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, जैसे डे टाइम फ्रेम पर कोई डबल बॉटम अगर बना है तो वो वर्क करता है? बिल्कुल करता है। अब डबल बॉटम के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप बुक में पढ़ते हैं डबल बॉटम तो बोला जाता है कि भाई डब्लू बनेगा। कभी आप देखेंगे तो डब्लू बनेगा, डब्लू के ऊपर जाएगा तो आप बाय करेंगे। बट डबल बॉटम होता क्या है, इसके बारे में बताने से पहले, डबल बॉटम एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। अगर आप आज के टाइम पे डबल बॉटम देखेंगे तो डबल बॉटम कुछ ऐसा बना होगा कि एक स्टॉक है, मान लो कि वो 500 से गिरता हुआ गया, उसने लो बनाया 450 के आसपास का, फिर रिवर्सल आया, 500 पे था, 450 आया, देन 480 चला गया, उसके बाद वो वापस से आया, उसने 450 का लो ब्रेक कर दिया। तो क्या बोला जाता है कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब यहां से नीचे जाएगा। नीचे में। अगर वो बॉटम पे इस तरीके से बन के 450 के नीचे जाके अगर वहां से दोबारा से 450 के लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि हम फॉल्स ब्रेकआउट की बात करते हैं, ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, तो वो एक डबल बॉटम पैटर्न माना जाता है। और इसके ऊपर अगर आप एमएसीडी का तड़का मार देते हैं, एमएसीडी मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, वहां पे अगर आप डाइवर्जेंस पकड़ लेते हैं तो वहां पे आपकी एक श्योरिटी मिल जाती है। और कितने टाइम फ्रेम में वो बेस्ट वर्क करता है? ये डेली पे भी काम करता है, 15 मिनट्स पे भी काम करता है, अवर्ली चार्ट पे भी वर्क करता है। बस होता क्या है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़े से टारगेट छोटे होते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट्स थोड़े से बड़े होते हैं। तो उमेश जी, फिर आप जैसे आप कह रहे हैं टारगेट्स जिसमें बड़े होते हैं उसमें आप ऑप्शन कैसे मैनेज करते हैं? बड़े टाइम फ्रेम पे मैं कभी भी ऑप्शन नहीं करता। अब आप ऑप्शन नहीं करते, नहीं, आप जस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे ऑप्शन 15 रखते मिनट्स के चार्ट पे हैं। ओके। बड़े टाइम फ्रेम पे आप क्या करते हैं फिर? इन्वेस्टिंग। 3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट का चार्ट भी बहुत से समझदार लोग आज की तारीख में देखते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ।
तो क्या वो वैलिड है? देखिए हर बंदे का ना काम करने का तरीका अलग होता है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, बट मेरे को ऐसा लगता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ना नॉइस ज़्यादा होती है, शोर ज़्यादा नॉइज़ होता ज़्यादा है। होती है। आप बार-बार ना आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ़ ब्रोकरेज दे रहे हैं। आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे। तो अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं, क्योंकि पहले जब स्टार्ट करता था मैंने 1 आवरली के चार्ट पे काम करना स्टार्ट किया था। सीखा डेली के चार्ट पे था, फिर 1 आवरली पे काम किया, फिर 30 मिनट्स पे आया। अब मैं 15 मिनट्स पे काम कर रहा हूँ और मैं अपने आप को बड़ा कम्फ़र्ट फ़ील करता हूँ जब मैं 15 मिनट के चार्ट पे काम करता हूँ। और मैं स्टॉक ऑप्शंस करता हूँ और स्टॉक ऑप्शंस में अगर 15 मिनट के चार्ट पे जो पैटर्न्स बने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ना अपने पैरामीटर्स को सेट किया हुआ है। जैसे 5 मिनट, 3 मिनट पे कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो कर रहा है उनको समझ में आता है तो कर सकते हैं। बट मैं बार-बार ट्रेड नहीं ले सकता। मैं चाहता हूँ कि एक ट्रेड हो वो परफेक्ट हो। तो उस केस में मैंने ना अपने आप को कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं कि मैं कैंडलस्टिक पे काम करूँगा, डबल टॉप, डबल बॉटम पे काम करूँगा। इसके साथ-साथ एक कुछ और पैटर्न्स हैं, वो मैंने आइडेंटिफ़ाई किए हुए हैं। तो मैंने ना अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि अगर ये पैटर्न बनेगा तो मैं काम करूँगा, अगर ये पैटर्न नहीं बनेगा तो मैं चाहे 1 हफ्ता खाली बैठूँ, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। क्योंकि कई बार ट्रेड में ना होना भी ट्रेड में होने से बेटर होता है। होने से बेटर। लॉस लेने से अच्छा है आप दूर रहिए मार्केट से। बिल्कुल। उमेश, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि आप 17 साल से यू आर इन दिस मार्केट, तो 17 साल पहले तो चार्ट वगैरह भी इतने अच्छे नहीं होते थे जितनी अच्छी सुविधा आज है। तो कहाँ पे अगर किसी को चार्ट देखना है तो कहाँ देखना चाहिए, या आप कौन सा चार्ट यूज़ करते हो सॉफ्टवेयर? ट्रेडिंग व्यू मेरे हिसाब से बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ट्रेडिंग। अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग मैंने स्टार्ट करी थी, सबसे पहले जो मैंने किया था वो था एक स्टॉक आता था मेटा ट्रेडर, MT4 आज भी यूज़ करते हैं। MT4, हाँ। स्पाइडर मैंने यूज़ किया है, फॉल्कन मैंने यूज़ किया है। इसके साथ-साथ बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हैं। बट मेरे हिसाब से चार्ट वो होना चाहिए जो टिक बाय टिक चलता हो। चार्ट महँगा लेने से कुछ नहीं होता। क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो कोई भी चार्ट देख के आप काम कर सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो जैसे स्पाइडर हुआ, फैल्कन हुआ, या कोई भी जिससे कि आप डेटा क्रंचिंग कर सको, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या कुछ भी? ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग व्यू में सब हो सब जाता हो है। जाता है। मतलब अगर मुझे कहीं ब्रेकआउट मार्क करना है तो वो हो जाएगा सब उसमें, कुछ हो जाता है। आराम से हो हुँ, हुँ। जाता है। अच्छा। अगर आप ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ब्रेकआउट के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में ना ब्रेकआउट जो ऐसी चीज़ है कि एक छठी क्लास के बच्चे को भी अच्छी तरीके से आती होगी। मार्केट में जो नया बच्चा आता है ना, उससे पूछो तुम्हें क्या आता है, वो ये सीधा बोलेगा मेरे को ब्रेकआउट आते हैं, मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज है, जब ज़्यादा लोगों को एक एक चीज़ के बारे में पता होता है, वो फ़ेल भी होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी या चार्ट में बैक टेस्ट भी करते हैं, अब आप बैक टेस्ट करके देखिए, चाहे डेली चार्ट हो, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे, आवरली के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे, फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट आजकल ज़्यादातर फ़ेल हो रहे हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फ़ेल हो रहे हैं। तो वहाँ पे ना बड़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी है जो रिटेस्ट स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं, रिटेस्ट पुल बैक। अगर उसके ऊपर अगर काम करें, तो रिज़ल्ट आज के टाइम में बहुत अच्छा आ रहा है। बट उमेश जी जैसे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो होती है, हुँ, जब हुँ। ब्रेकआउट हुआ, हुँ, हुँ। राइट? उसके बाद एट टाइम्स जो है वो पुल बैक नहीं आता रीटेस्टिंग के लिए जिसे हुँ, हुँ। बोला जाता है। तो उसमें तो आपका ट्रेड मिस हो जाएगा अगर आप वेट करोगे तो। देखिए, आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। अब जैसे क्या है कि मैंने अपना क्राइटेरिया सेट किया, अगर मैं सोचूँ कि भाई मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, तो ट्रेड मिस होने से डरना ही नहीं है। रीज़न क्या है, अब आप देखेंगे ब्रेकआउट्स इतने सारे फेल हो रहे हैं। अभी निफ्टी में ब्रेकआउट आया था, तो टॉप पे बना था, वो फेल हुआ। इसके साथ-साथ मल्टीपल स्टॉक्स हैं, उनमें ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं। जब वन वन साइडेड मार्केट होता है ना, तो सारे ब्रेकआउट काम करते हैं। अभी लास्ट टाइम पे वन साइडेड मार्केट था, कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है, काम करना स्टार्ट करें। बट आज के टाइम में ब्रेकआउट पे काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा लॉसेस फेस देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं थोड़ा निफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा। रिसेंटली निफ्टी में क्या हुआ था, आप अगर देखेंगे डेली चार्ट पे, तो निफ्टी का एक सपोर्ट था, 23 5th अगस्त को बना था एक सपोर्ट, जो कि था 23,900 के आसपास का, उसके आसपास की फिगर थी। उसके बाद निफ्टी ने हाई बनाया, उसके बाद फिर से निफ्टी ने 23,816 का लो बनाया, सपोर्ट लेवल पे, डेली चार्ट पे सपोर्ट था। उसके नीचे क्लोजिंग भी कर दिया। सब लोगों को लग रहा है भाई अब तो यहाँ से फॉल आएगा, बड़े अच्छा गिर सकता है। उसके बाद इसने क्या हुआ, फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया। अगर वहाँ पे हमने अपने कुछ लोगों को भी बताया था, या फिर अपने सब्सक्राइबर को भी बताया था कि यहाँ से ना कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और जो जो यहाँ से जो फॉल्स ब्रेकडाउन आया था, वहाँ से एक तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे लगाएंगे, तो 15 मिनट के चार्ट पे एक और रेजिस्टेंस बना था निफ्टी में, जो कि देखने को मिला था 24,450 के ऊपर। निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोज करा, बट अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो वहां से निफ्टी कम से कम 300-400 पॉइंट और ज्यादा गिर चुका है। तो फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट सबसे ज्यादा आज के टाइम में फेल हो रहे हैं। और ये सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में भी फॉलो होता है? सेम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, सब पे देखेंगे तो ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं। अगर आप ब्रेकआउट्स के बाद अगर आप पुल बैक का वेट करते हैं, तो सक्सेस होने के चांसेस आपके ज्यादा है। स्मॉलर स्टॉप लॉस के साथ अगर आप काम करेंगे, तो रीटेस्टिंग जिसे बोलते हैं। फर्स्ट टाइम पे मेरे हिसाब से तो अब अवॉइड करना बनता है।
तो फिर क्या किया जाए कि हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी मिले? देखिए क्या हो रहा जो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं कैंडलस्टिक पे काम करता हूँ। कैंडलस्टिक मुझे लगता है कि आज के टाइम में धोखा नहीं दे रही है। अगर देखो 10 मिनट ट्रेड कर रहे हो तो 1-2 में एसएल कट जाते हैं बट 80% 70 टू 80% उसमें एक्यूरेसी आ रही है। अगर मैं आपको बात करूँ तो रिसेंटली अभी ट्रम्प की जीत हुई थी। ट्रम्प की जीत हुई तो सबको लग रहा था कि मार्केट बढ़ेगी, सब कुछ होगा और बैंक निफ्टी के 50 मिनट्स के चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। 100 पॉइंट के एसएल से वहाँ से 1000 पॉइंट गिरा है। हमने भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया था, ठीक है, हमने इंट्राडे में निकलवा दी पोजीशन क्योंकि सेम डे कंसोलिडेट था बाजार, बट उसके बाद 1000 पॉइंट गिरा है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि भाई बम फटने से पहले चार्ट में फटता है। अगर आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज है, आपको पहले पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। इवेंट से पहले ही उसके इवेंट से ब्रेक पहले पता चल जाता है, मतलब इवेंट से सब कुछ पहले पता चल जाएगा। सेम वही चीज निफ्टी में देखने को मिली थी। निफ्टी ने भी क्या करा, अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करा, सबको लगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो रहा है, ट्रम्प जीत चुका है, कल गैप अप होगा, सब लोगों ने खरीदा, वहीं से गिर गया। बट पैटर्न तो उसमें सेलिंग का ऑलरेडी बन चुका था। ओके, तो इवेंट ने भी उस पैटर्न को चेंज नहीं किया, हम नहीं। कह सकते हैं। तो उमेश, अब ये तो हुई प्राइस एक्शन की बात जो कि थोड़ा समय लेता है सीखने में और समझने में। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करोगे जो कि बिल्कुल। आसान हो समझने में और हम्म, जिसमें वाकई में पैसा बने? ऐसी स्ट्रेटजी नहीं जो किताब में लिखी है बस ऐसे ही बता दो और बस मतलब धूल में लठ मार दें, वो वाली नहीं चाहिए। हम्म। प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी चाहिए जिस पे लोग काम कर सकें, जिस पे लोगों का पैसा बने और ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग वो लोग कर सकें। ठीक है। देखिए, मैं कुछ स्ट्रेटजी है, जैसे अगर मैं स्ट्रेटजी के ऊपर बात करना चाहूँ तो स्ट्रेटजी एक बारी भी नहीं आती, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं कैंडलस्टिक पे काम करता हूँ तो कैंडलस्टिक की अपनी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज है, बट एक स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा जो है डार्विस बॉक्स। बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में देखना है कि बाजार कहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस का कंसोलिडेट हो रहा है, और कंसोलिडेशन के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपने बाइंग सेलिंग की ट्रेड बना सकते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मान लो कि एक मार्केट है, प्राइस है, हम प्राइस की बात करेंगे, प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में जाने के बाद वो कंसोलिडेट हो रहा है। अब वो चाहे 3 दिन के लिए हो, चाहे 4 दिन के लिए हो, चाहे 5 दिन के ऊपर, वहाँ पे आपको एक बॉक्स पैटर्न बनाना है। उसके साथ साथ आपको यूज़ करना है एमएसीडी का। एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। कन्वर्जन डाइवर्जेंस का मतलब होता है, कन्वर्जन मतलब पास आ रहा है, डाइवर्जन मतलब दूर जा रहा है। जब भी आपको देखने को मिले कि डाइवर्जेंस या फिर कन्वर्जेंस वहाँ पे देखने को मिले हैं तो उसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे आप वहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। और ये जो अगर मैं बात करूँ डार्विस बॉक्स पैटर्न की बात करूँ तो ये हर ट्रेंड में देखने को मिलता है। और आप कई बार देखेंगे कि कोई बड़ा एरिया या फिर छोटा एरिया है, ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ बॉक्स पैटर्न बनाना है। उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे जब भी काम करेंगे तो वहाँ से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। 15 मिनट पे अच्छा वर्क करता है ये? बहुत अच्छा काम करता है। क्या जो लोग क्रिप्टो करते हैं उनको भी चार्ट ऐसे ही देखते हैं? चाहे क्रिप्टो करिए, चाहे फॉरेक्स करिए, कुछ भी करिए, चार्ट सेम काम करता है। जो चार्ट होता है वो यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी का चार्ट अलग काम करेगा, बैंक निफ्टी का अलग काम करेगा, स्टॉक्स का अलग करेगा, क्योंकि ये जो चार्ट्स है वो साइकोलॉजी बेस्ड है। अच्छा। आपके हमारे काम करने से चार्ट्स बनते हैं और हम आपके हमारे काम करने के तरीके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। चाहे प्रोफेशन अलग हो, आप टीचर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई बेरोजगार हो सकता है, सबकी सोच एक जैसी ही होती है क्योंकि मार्केट आपकी सबकी सोच एक जैसी बना देता है। क्या उमेश, अब हम थोड़ा सा लॉजिकल बात करेंगे। हम्म, अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था जो सेबी ने वो लॉन्च वो किया हम्म, है, पब्लिश, हम्म, कि पहले 90% लोग लॉस में थे, अब 93% हो गया। ये नंबर बढ़ गया है, बढ़े बिल्कुल। 90 से 93 हो गया, 93 टू मतलब 90 टू 93। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि जो बुक में लिखा है, जो प्राइस एक्शन बोल रहा है, हम्म, क्योंकि मैंने आज बुक में पढ़ा कि यहाँ से बाजार बढ़ेगा हम्म, और मैंने किया, मेरे को लॉस हो गया। यही 93% लोग कर रहे हैं। हम्म, तो क्या ऐसा मैं मान के चलूं कि जो बुक में लिखा है वो होता ही नहीं है और जो होता है वो बुक में लिखा नहीं है? इसके बारे क्योंकि में। मासेस हाँ, हाँ। 93% अगर लोग लॉस में हैं, हम्म, भाई एक आदमी गलती कर सकता है, दो कर सकता है, तीन कर सकता है, 100 में 93% सेम गलती कर रहे हैं, तभी तो वो सब लॉस में है। जी। इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, इसमें मैं कहूंगा लोगों की गलती नहीं है इसमें। आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। 93% लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें। मैं उसका रीज़न बताना चाहूँगा क्यों मुझे ऐसा फील होता है। उसका मतलब ये है कि आपने ना स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग बना दिया। पहले क्या होता था, अगर 2020 की बात करें तो मार्जिन्स दिए जाते थे। इक्विटी में जब काम करे जाते थे तो मार्जिन्स दिए जाते थे। मैंने एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें 5 लाख को मैंने 24 लाख के आसपास किया था। वो इक्विटी ट्रेड करके मैंने किया था क्योंकि मार्जिन्स दिए गए थे। उन्होंने क्या करा, हमें मार्जिन्स खत्म कर दिए।
एक्सचेंज ने मार्जिन खत्म करे, वीकली एक्सपायरी आ गई। अब वीकली एक्सपायरी आ गई तो भाई लोगों को क्या लगने लगा कि हर दिन एक्सपायरी है, हर दिन पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा। अब आपने ही गैम्बलिंग स्टार्ट कराई और लोगों को नुकसान हुआ, तब इसमें लोगों की गलती क्या है? क्योंकि जब तक लोगों को समझ में आया तब तक बहुत देर हो गई थी। तो अब तो 20 नवंबर से वो खत्म हो रहा है। खत्म हो गया, बहुत अच्छा हो चुका है उस टाइम। अब ये जो अगर आप खुद देखेंगे ना आने वाले टाइम पे, ये जो 93% को लोगों को नुकसान हो रहा है, वो अब रेशियो जो है मुझे लगता है कम होता जाएगा। नहीं, लेकिन अब इससे तो वॉल्यूम भी खत्म होएगा बैंक निफ्टी की। अगर आज की तारीख में मेजर वॉल्यूम इज इन बैंक निफ्टी, अगर यहाँ से 20 नवंबर से वो खत्म हो गया है हम्म। तो अब इसमें बैंक निफ्टी में वॉल्यूम बचेगा ही नहीं। कौन बेचेगा बैंक निफ्टी? देखिए क्या होता है, मैं आपकी बात समझ गया कि वॉल्यूम्स थोड़े खत्म होंगे, वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा पड़ेगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मार्जिन ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, मार्जिन ज़्यादा बढ़ गए आपको। पहले एक लॉट 5-6 हज़ार 7 हज़ार में काम कर लेते थे, अब वही 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे। थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम्स कम होंगे, बट लोगों को ल- नुकसान भी कम होगा उस लेकिन केस में। अब जो है वो लॉट साइज भी तो बड़ा हो रहा है। लॉट साइज बड़ा हो गया, 20-25 हज़ार में आपको एक लॉट में काम करने को मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो लॉसेस भी थे वो थोड़े कम होने स्टार्ट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को 25,000 रुपये है, तो वो क्या करता था, वीकली एक्सपायरी में एक लॉट की जगह 10 लॉट 20 लॉट लेता था। वो सोचता था कि आज ही पैसा डबल हो जाए, बट ऐसा होता ही नहीं था। अब यहाँ पे ना मंथली एक्सपायरी हो गई है, अब सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अब मंथली एक्सपायरी है तो लोगों को टाइम भी मिलेगा, लोगों की क्वांटिटी भी कम होगी, और लॉ की क्वांटिटी कम होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर इसमें तो ऑप्शन बायर्स भी कम हो जाएंगे, ऑप्शन सेलर्स बढ़ जाएंगे। ऑप्शंस बायर कम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर कम होंगे, बट उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कम होंगे, मेरे को लगता है कि ऑप्शन सेलर्स की मार्केट बढ़ जाएगी एज ऑप्शन कम्पेयर सेलर की मार्केट बढ़ जाएगी, बट ऐसा लग रहा है मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे इसमें। क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है जब भी कोई रूल्स आते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, कि भाई थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, बट बाद में फिर लोग थोड़ा सा मार्जिन लेके या फिर थोड़े फंड को इंक्रीज करके ट्रेड करेंगे। हाँ, थोड़े वॉल्यूम्स तो कम होंगे। भाई आज जो आदमी 5,000 10,000 में काम कर रहा है उसके लिए 50,000 लेके आना, हम्म। और 50,000 भी कोई पर्याप्त मात्रा नहीं है। एक लॉट में मान लो उसे किसी वजह से 10,000 का नुकसान हो गया तो वो तो गया फिर काम से। देखिए, 10,000 का नुकसान होने के लिए भी उसको टाइम लगेगा, बट क्यों? अब तो लॉट साइज बढ़ जाएगा लॉट ना। साइज बढ़ जाएगा, बट भाई 15 की क्वांटिटी। जगह 45 हो गया या 50 हो गया, हाँ हाँ। तो अगर मान लो अभी हमारा 2,000 का लॉस 100 पॉइंट में होता है, तब 2,000 का लॉस 100 पॉइंट से और उल्टा कम में हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़, वो उसका लॉट साइज बढ़ गया। लॉट साइज बढ़ गया, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लॉट साइज बढ़ चुका है। लॉट साइज के अकॉर्डिंगली मान लो उसने एक ट्रेड में मतलब 400 का मान के चलो प्रीमियम चल रहा है, और यहाँ पे 4500 का आपका कितना 4500 का भाई लॉट मान साइज लो है। हम कहते हैं 20,000 22,000 रुपये लग गए उसके एक ट्रेड में। 400 का प्रीमियम है, हम्म। 15 का लॉट है, तो अभी वो कितने पैसे दे 6,000 रहा में है? काम कर लेता है। 6,000। यही जब 6,000 की जगह उसके 50,000 लगने लगेंगे, हम्म। लॉट साइज बढ़ जाएगा तो 50,000 लगने लगेंगे। लेकिन अभी क्या है, 100 पॉइंट गिरे तो 1,500 का नुकसान हुआ, तब 100 पॉइंट गिरे तो 6,000 रुपये निकल गए या 10,000 रुपये निकल गए। तो ये भी तो फर्क आ जाएगा ना, लॉसेस और बढ़ेंगे मेरे हिसाब से। लॉसेस बढ़ेंगे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट पहले अब लोग क्या करते थे, पहले वीक एक दिन में नुकसान कर देते थे। पहले वीकली एक्सपायरी होता था, सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक ही दिन में नुकसान कर देते थे। अब थोड़ा सा टाइम तो लोगों को मिलेगा क्रॉस करने के लिए, बट होप में बैठे रहेंगे होप में लोग। बैठे रहेंगे। पहले क्या होता था कि भाई आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, चलो आज ही काम कर देते हैं, 50 रुपये लेकिन 60 रुपये मुझे का कहीं ना प्रीमियम है। कहीं उमेश ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैंने खुद भी महसूस किया है, कि जो ऑप्शंस हैं हम्म। वो बने ही आम आदमी को मारने के लिए हैं। जो फ्यूचर है वो फिर सेफ है, क्योंकि उसमें कोई डिके नहीं है। आपने मान लो एक फ्यूचर लिया, हम्म। अगर आपने उसके पीछे पर्याप्त मात्रा में मार्जिन डाल दिया ताकि मैं M2M दूंगा, हम्म। क्योंकि हो क्या रहा है, आदमी 50,000 पे बाय करता है, ठीक है। वो 49,500 आता है, 500 700 पॉइंट गिरता है, 1,000 पॉइंट गिरता है, वो लॉस लेके निकल जाता है, वहाँ शॉर्ट बैठ जाता है। वहाँ से वो 150 पॉइंट नीचे जाता है, फिर वो ऊपर आ जाता है, फिर वो ऊपर का लॉस लेता है, फिर वो बाजार घूम फिर के 5-10 दिन में वहीं आ गया। अब आप अपना ही देख लो ना, अभी आज का ही हम सिनारियो देख लें, पिछले 3 महीने में बैंक निफ्टी ऊपर भी गई नीचे भी गई, आज फिर वहीं एक लेवल पे आ गई। ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी प्रोसेस थॉट प्रोसेस हो सकता है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, कि अगर कोई आदमी पर्याप्त मात्रा में पैसे डाल दे बाजार में, हम्म। जैसे कि 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए में एक लॉट करे, हम्म। तो वो नुकसान में नहीं उठ सकता, वो होल्ड करे उस नुकसान को। बिल्कुल। क्योंकि आपको देखो, मैं बताता हूँ, मेरे पास भी कई लोग आते हैं हम्म।
तो वो ये कहते हैं सर मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, मेरा 50 लाख का नुकसान हो गया, मेरा 20 लाख का नुकसान हो गया। कैसे हो गया? सर पहले मैंने लॉन्ग किया, मैंने लॉन्ग में लॉस लिया, पता लगा शॉर्ट हो गया, मैं शॉर्ट में लॉस लिया। वो लॉन्ग शॉर्ट में लॉस कर रहा है और बाजार तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। हम्म। ठीक है, बाजार अभी यहाँ खड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली तो बाजार ऊपर जा ही रहा है ना। हो सकता है फॉर मे बी 1 ईयर बाजार बियर रन में आ जाए, हम्म। लेकिन फिर तो बढ़ेगा ही। बट इस केस में ना देखो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, क्योंकि इतना पेशेंस लेवल किसी के अंदर नहीं होता। एग्जैक्टली पेशेंस ही तो नहीं है लोगों को, नहीं अब है। खाना आज ही है ना और सारा। दूसरी बात ये है कि जैसे आप कह रहे हो 5-7 लाख में कोई एक लॉट करेगा, बट अगर किसी के पास 5-7 लाख की तो बात अलग है, चीज़ें 50,000 में वो सोचा कि 50,000 में मैं 10 लॉट कर लूँ। प्रॉब्लम तो यहीं पे प्रॉब्लम यही है, यही है, ग्रीड। यही ग्रीड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास पैसा कम भी है, मैटर ये नहीं करता कि भाई पैसा कम है, पैसा कम है, अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं तो लोग ना स्टॉप लॉस नहीं लेते। अगर आप स्पॉट मार्केट के हिसाब से स्टॉप लॉस लेना भी स्टार्ट कर दे, प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीक्स को थोड़ा समझ के, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करके और टेक्निकल चार्ट को यूज करके आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में नुकसान करने का सबसे बड़ा कारण यही है, वो जीरो होने का वेट करते हैं। अगर आप जीरो होने का वेट ना करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट हो जाए, तो कुछ ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे जिसमें आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स कर सकते हो। अभी रिसेंटली अभी हमने मतलब, वैसे बताना चाहिए या नहीं पता नहीं, बैंक निफ्टी में हमने 385 का एक प्रीमियम बाय कराया था, वो सेम डे 1200 रुपये हो गया था। हम ये नहीं कह रहे कि 1200 रुपये हमने एग्जिट करवाया, हम 600-700 रुपये भी एग्जिट हो गए थे, बट वो सेम डे हो गया। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिल जाता है, बट वो कभी कभार, हमेशा नहीं। तो जैसे आपने ये बताया कि बेसिकली जो मुझे आपसे समझ आया कि अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो ऑप्शंस कर रहे हैं, अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो विल प्रेफर फ्यूचर्स। एम आई करेक्ट? फ्यूचर आप कर सकते हैं, बट फ्यूचर के लिए ना मार्जिन ज़्यादा है। अब आम जनता की बात करें तो इतना मार्जिन लोगों के पास नहीं होता कि वो फ्यूचर करें, क्योंकि फ्यूचर के लिए मार्जिन 1.25-1.5 लाख के आसपास लगता है। तो लोग, बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है। तो एक एवरेज पैसे की बात करूँ तो 20, 25, 30 हज़ार रुपये एक एवरेज हम पैसा लेके चलते हैं। तो वो लोग ही ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं उस केस में। तो लोगों के पास जो फंड है उसके अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन बाइंग उनको सूट करता है। अगर उनको बोले कि भाई आप शेयर्स में काम करना स्टार्ट करो, तो मार्जिन इतने हैं नहीं, 5 टाइम्स मिलेगा इंट्राडे के लिए। और होल्डिंग करेंगे तो पूरा फंड आपको देना पड़ेगा। तो उनका मानना ये है, हालांकि मेरा मानना ऐसा नहीं है, लोगों का मानना ये है, जैसे लोगों से बात होती है कि भाई अगर हम मेरा 50,000 है, 50,000 के मैं शेयर ले लेता हूँ, तो शेयर पहले मिलेंगे कितने, और अगर वो बढ़ता भी है तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा। इससे बेटर ये नहीं है कि मैं ऑप्शन बाइंग में पैसा डबल कर लूँ। बट पैसा डबल इसमें होता नहीं है, होने को होता भी है, बट जो माइंडसेट है लोगों का वो कहीं ना कहीं गलत है। तो आपने उमेश जी कितना टाइम प्रैक्टिस करा है ऑप्शन बाइंग? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बाइंग मैंने ढंग से जो करनी स्टार्ट करी है वो कोविड टाइम पे करी है। और कोविड टाइम पे भी पहले मैं क्या करता था कि जब वीकली ऑप्शन स्टार्ट हुआ था उसे उसके आसपास, तो पहले निफ्टी में आया था तो मैं वीकली ऑप्शन पे करता था, फिर मैंने मंथली ऑप्शन में करना स्टार्ट करा। अब मेरा तरीका क्या है कि मैं कभी वीकली ऑप्शन में काम नहीं करता, अब तो बंद हो गए वीकली ऑप्शन, निफ्टी को छोड़ के, बाकी में तो सब मंथली ऑप्शन है। तो मैं एक वीक आगे की एक्सपेरी पे काम करता था ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए और उसमें थोड़ा सा डीके कम हो। तो वो आपने अपना पैटर्न एक फॉलो हाँ, करा और है। मैं टेक्निकल चार्ट्स को ही फॉलो करके करता था, स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट के चार्ट पे, कि भाई मेरा टारगेट और एसएल है सेम डे आ जाए। अगर मुझे राइड भी करना होता है, मान लो मैंने 2 लॉट में काम किया तो एक को 1:1 पे निकल गया, एक को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। और अगर लग रहा है कोई अच्छा पैटर्न है या मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से, मान लो 15 मिनट के चार्ट पे कोई पैटर्न बना है बाइंग का, और फिर वो कैरी हो रहा है 30 मिनट के चार्ट पे, अवर्ली के चार्ट पे, क्योंकि कई बार आपको 30 मिनट पे भी अवर्ली पे भी सेम बाइंग के पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, तो मैं उसे कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश करता हूँ एक अच्छे टारगेट के साथ। सो यू डू मोर ऑफ बैंक निफ्टी और निफ्टी? मेरे को जिसमें पैटर्न मिलता है मैं उसमें काम करता हूँ, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। स्टॉक ऑप्शन मेरे बेसिकली फेवरेट है। तो कौन से स्टॉक्स आप प्रेफर करते हैं, या आपकी निफ्टी कोई 50 लिस्ट? के, निफ्टी 50 के बाकी कोई स्टॉक्स आप बाकी नहीं? करता हूँ बट कम करता हूँ, बट निफ्टी निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेता हूँ। स्टॉक ऑप्शन में कभी भी कोई 15 मिनट के चार्ट पे पैटर्न बनता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टॉक ऑप्शन में काम करने की, तो उसमें ज़्यादा अच्छे वर्क उसमें करते अच्छा हैं। काम करते हैं। ओके, अच्छा, एक जो स्ट्रैटेजी है ओपन हाई ओपन लो, आप वो फॉलो करते हैं बिल्कुल और वो वर्क करती है? करती है, और इसमें बेसिकली काम करती है। अगर नहीं भी करती तो जाने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे होते ही नहीं है उसके इसमें। तो कितने टाइम तक आप वेट करते हैं? मतलब मान लीजिए ओपन हाई है, तो हम्म। उसमें कहते हैं ना कि भई ओपन और हाई सेम है तो मार्केट गिरेगी, करेक्ट? तो मार्केट कई बार मैंने देखा है कि वो आती तो है नीचे, लेकिन उसमें एसएल भी बहुत जल्दी आ जाता है। मेरा जो काम करने का तरीका ये है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद हमने देखा कि हाई ओपन सेम है। हुँ। हमने क्या करा, 15 मिनट का चार्ट लगाया या 5 मिनट का चार्ट लगाया हमने।
5 मिनट तक हम वेट करेंगे उसका कि हाई ओपन सेम है, तो 5 मिनट में रेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होते, और जैसे ही अगली कैंडल उस कैंडल का लो ब्रेक कर देती है तो वहाँ पे सेल करके हाई का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। या फिर लो ओपन है, गैप डाउन ओपनिंग हुई, लो ओपन सेम है, 5 मिनट का वेट करा, वो कैंडल क्या होगा कि लो ओपन सेम है, ओपन नीचे हुआ, जैसे ही वो जाके क्लोज करेगा नेक्स्ट कैंडल जैसे उसका हाई ब्रेक करेगी वहां से हम बाइंग पोजीशन बना देते हैं, बट ज्यादा वेट नहीं करते, 1:1 पे निकल जाते हैं। 1:1 1:1 या 1:2 बेसिकली वो एक स्कैल्पिंग वाला ट्रेड होता है, उसको ओके। हम ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, बट वो ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है आज के टाइम में। अगर मैं बात करूँ तो मैं चलो एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ जिसमें मैं फिलहाल अभी काम कर रहा हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। अभी फिलहाल देखने को मिला था कि जब भी बाजार में गैप अप ओपन होगा, 15 मिनट का चार्ट उसमें फॉलो करता हूँ मैं। गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद कोई भी कैंडल है, चाहे बुलिश कैंडल बनी है मैटर नहीं करता, नेक्स्ट कैंडल अगर उस बुलिश कैंडल का लो ब्रेक कर देती है, आप शॉर्ट करोगे उसी कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस से। मैं बैक टेस्ट करके आपको बता दूंगा सबसे ज़्यादा टारगेट उसमें हिट वो हो रहे हैं। गैप फिल करने आता है गैप मतलब गैप फिल भी करेगा और भी नीचे जाएगा। और भी नीचे हाँ, जाएगा। सेम ऐसा हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ, वो कैंडल जो है वो कन्वर्ट होगी बुलिश कैंडल में, और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तो वहां से आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। मतलब सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे एक कैंडल उठाई, उसके हाई और लो पे अगर आप काम करते हैं तो रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। उसमें स्टॉक्स में बेटर मिलते हैं या इंडेक्स सब में? में, स्टॉक्स में करो, इंडेक्स में करो, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मारुति में भी ट्रेड करा, डिविस लैब में ट्रेड करा, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फर्स्ट कैंडल के हाई लो पे काम करना है, बट वो गैप अप के साथ होना बट चाहिए। दैट हैज टू बी वेरी क्विक। देखो, वो तो करना पड़ेगा आपको, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको कोई खोना पड़ेगा उसमें, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको सारे स्टॉक्स लगा के देखने क्योंकि अगर पड़ेंगे। आप 15 मिनट में ट्रेड ले रहे हैं हाई और लो कटने पर, तो आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा। आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। उसमें हो सकता है 2 में बन रहा हो पैटर्न, 1 में बन रहा हो कि मतलब इफ यू हाँ, थिंक इसके लिए ना आपको कोई खोना पड़ेगा। देखो, जैसे जैसे आप मार्केट में काम करते हैं वैसे वैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है। तो आपने कोई सॉफ्टवेयर लगा रखा है इसके लिए? मैंने कोई सॉफ्टवेयर को क्वांट नहीं करा रखा, कोई क्वांटिफाई नहीं कर रखा, मैं सारी चीज़ें खुद ही मैनुअली चेक करता हूँ। मेरी एक लिस्ट है स्टॉक्स की, मैं उसमें एक एक क्लिक करके फटाफट फटाफट देखते रहता हूँ। अब जैसे 16 साल हो गए हैं चार्टिंग करते हुए, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 14 ईयर्स तो चार्टिंग करते हुए हो गया। तो मैं जैसे जैसे टाइम बिताते हैं ना चार्ट के साथ, तो वैसे वैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती रहती है। तो धीरे धीरे ना, अब मैं अगर चार्ट देखूंगा तो चार्ट को मैं फास्ट भी लेके जाऊंगा ना, बहुत स्पीड के साथ भी, तो भी बता दूंगा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। तो आप फुल टाइम ट्रेडर हैं। फुल टाइम ट्रेडर है, और हाँ, फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ। तो उमेश, बहुत हुई बातें स्ट्रेटजी की, इंडिकेटर की, इसकी प्राइस एक्शन की। अब मुझे ये बताओ कि ये तो देखिए क्या है कि प्राइस एक्शन और ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये तो लोगों को अध्ययन से आएंगी, लेकिन कुछ एक एक्सपीरियंस ऐसा होगा जो आपकी बातें सुन के लोग सीख सकते हैं। तो कोई ऐसी 2 या 3 लर्निंग जो लोगों को होनी चाहिए बिफोर दे आर टेकिंग ट्रेड, या बिफोर दे आर टेकिंग ट्रेड विद बिग मनी, तो वो क्या करें, कैसे करें, और क्या चीज़ है जिसका ध्यान रखें ताकि नुकसान ना हो? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपने पैसे की वैल्यूज़ को समझना है। जब हमारे पास पैसे होते हैं ना, तो हम ना, हमारे अंदर थोड़ा-सा ईगो आ जाता है कि यार मेरे पास तो पैसे हैं, कोई बात नहीं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। पैसे की इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता। आप गलतियाँ करेंगे, गलतियों से आपको सीखना है, गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। हमारे जो लोग होते हैं, हमारा काम करने का तरीका एक जैसा होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई आया सुबह, वो सोचता है कि भैया आज मैं प्रॉफ़िट करूँगा। जैसे ही हमें नुकसान हो जाता है, 1-2 स्टॉप लॉस कटते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई आज ही मार्केट से कवर कर लें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, एक बॉलर आता है, वो सोचता है बैट्समैन को आउट करूँगा। बैट्समैन उसकी शुरू की 2 बॉलों पे छक्के मार देता है, तो बॉलर आउट करने की तो भूल जाता है, वो सोचता है भगवान अगली बॉल पे छक्का ना पड़े। क्योंकि बैट्समैन ने बॉलर की आउट करने की साइकोलॉजी को चेंज कर दिया है। जब भी हम बाजार में काम करते हैं, मार्केट में काम करते हैं, तो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो जब भी हमें 1-2 ट्रेड में नुकसान हो जाता है, तो हमें लॉस की रिकवरी नहीं करनी है। हमें ये नहीं देखना कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, हमें प्रॉफिट की सोचनी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम छोटे-छोटे प्रॉफिट लेके एग्ज़िट हो जाते हैं। आपका ना टारगेट बिल्कुल सही क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो सेटअप है, मैं उस सेटअप पे काम करूँगा। आपका सेटअप कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। आप चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, चाहे आप इंडिकेटर पे काम करो, चाहे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, कैंडलस्टिक है, या सुपर ट्रेंड है, कोई वीवैप पे काम करता है, बट उस पे आप स्टिक रहो और अपनी स्ट्रेटजी को बार-बार मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज ना करो। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सीखना ये है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे एसएल कटते हैं, लगातार 5-7 दिन एसएल कटते हैं, तो हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं और हमें उसी से सक्सेस मिलती है। और कोई ऐसा इंडिकेटर जो आप फील करते हैं बेस्ट है और लीस्ट लैगिंग है?
मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर अगर आप मेरे चार्ट पे देखेंगे ना, मेरे चार्ट पे सिर्फ प्राइस होता है और एमएसीडी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चार्ट पे एमएसीडी भी लगा देंगे, वीवैप भी लगा देंगे, स्टॉकेस्टिक भी लगा देंगे, मूविंग एवरेज भी लगा देंगे। प्राइस तो दिखता ही नहीं है, ऊपर इंडिकेटर दिखते हैं, जैसे ऐसे लगता है चार्ट नहीं है, किसी बैचलर का कमरा है। और वो भी सुपर ट्रेंड साथ में जरूर चल सुपर रहा ट्रेंड है। लगा देते हैं, है ना? तो ऐसा लगेगा जैसे बैचलर का रूम है, वो कहीं और पड़ा है, कपड़े कहीं और पड़े हैं, चश्मा कहीं और पड़ा है। गंदगी नहीं होनी चाहिए चार्ट के अंदर, चार्ट क्लियर होना चाहिए। चार्ट में आपको क्या करना है, चार्ट होता क्या है? चार्ट में प्राइस की स्टडी करते हैं, तो प्राइस आपको दिखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं चार्ट में यूज़ करता हूँ, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर होता है एमएसीडी। एमएसीडी की मैंने पहले ही बात करी है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। कन्वर्जन का मतलब होता है पास आ रहा है, डाइवर्जेंस का मतलब आ रहा है दूर जा रहा है। जब भी एमएसीडी प्राइस के अकॉर्डिंगली काम ना करे, सोचो दाल में कुछ काला होने वाला है। वहां पे सीधी सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न देखना है, कोई भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको कैंडलस्टिक देखना है, उसके अगर रिवर्सल पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं आपको बता सकता तो अभी फिलहाल निफ्टी में जो रिवर्सल आया है, जो निफ्टी अभी गिरा है 300-400 पॉइंट गिरा है, वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली गिरा है कि रेजिस्टेंस पे पैटर्न बना, डाइवर्जेंस नेगेटिव थे और एक शॉर्ट फॉल आया। तो उसमें उसके हिस्टोग्राम्स भी मैटर करते हैं जो एमएसीडी के होते हैं? एमएसीडी में क्या होता है, दो लाइन होती है, ये में ऐसे में होती है। हाँ। हिस्टोग्राम्स क्या होता है, बार्स होते हैं, और जो बार्स होते हैं ना, वो आपको पहले कंफर्मेशन दे देते हैं। कई बार आप देखेंगे कि लाइंस तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपने हिस्टोग्राम लगाया, हिस्टोग्राम आपको पहले कंफर्मेशन दे देगा कि ऐसा नीचे की होने तरफ वाला है। बनना शुरू हो गया हाँ, होगा। जब प्राइस मान लो डाइवर्जेंस अगर हम देख रहे हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है और हिस्टोग्राम नीचे की तरफ चल रहे हैं, वो ग्रीन से रेड हो रहे हैं, आपको उस पे सेलिंग ट्रेड नहीं बनाना। अगर आपको कोई कंफर्मेशन के ऊपर डबल टॉप मिल जाता है, कोई रेजिस्टेंस पे काम करा रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेल कर सकते हैं। एमएसीडी जो होता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल या बाय नहीं कराता, वो आपको कंफर्मेशन देता है। एग्जाम्पल के तौर में मैं जा रहा हूँ, किसी से पूछा, मैं मेट्रो गया, उसने बोला आगे से जाके राइट हो जाओ। फिर भी मैंने कंफर्मेशन के लिए दूसरे किसी और पूछ लिया, उसने बोला हाँ भाई आगे से जाके राइट हो जाओ, तो मेरे को कंफर्मेशन मिल गई। तो एमएसीडी का काम सिर्फ आपको कंफर्मेशन देना है और प्रॉफिट को राइड कराना है। दोस्तों, जैसा मैंने बोला, एमएसीडी, प्राइस एक्शन, ये शायद हमें बोलने से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्यू करिए, और हम उमेश भाई को दोबारा बुलाएंगे। अब की बार एक बड़ी स्क्रीन पे इनके साथ लाइव स्ट्रैटेजी समझेंगे, ट्रेड समझेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाज़ार में बहुत कम लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग में निरंतर रेगुलर पैसा बना पा रहे हैं। 17 साल का समय एक बहुत बड़ा समय है। बहुत ज्ञान है उमेश भाई के पास, जो कि हम सीख सकते हैं। तो इन्हें हम दोबारा बुलाएंगे और इनसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस चर्चा को दोस्तों यहीं विराम देते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और जो हमारा प्रयास है कि आप लोग हमारे पॉडकास्ट से कुछ सीखें, कुछ सीख के अपना नुकसान रोकें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद, इस प्रयास के बाद, आप लोगों की एक स्टेप तो कम से कम आगे बढ़ी होगी। कहीं ना कहीं हम सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू उमेश जी, थैंक्स फॉर योर काइंड थैंक विजिट। यू।